यस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज हम बात करेंगे आपके द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग फुल स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज फेडरल डिजाइन। और इसमें हम समझेंगे कि ये न्यूज़ क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, रीजंस अगेंस्ट, रीजंस फॉर, और स्टेट्स इंडिया में कैसे बनाए जाते हैं। उसके साथ मैंने आपको कुछ मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं और साथ में कुछ प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये आर्टिकल है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज फेडरल डिजाइन। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है कि एक डिटेल रिप्लाई दो कि जम्मू कश्मीर को उसका पूरा स्टेटहुड कब तक वापस मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये जहूर अहमद भट्ट वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का जो केस चल रहा है, उसमें पूछा गया है। अब कोर्ट के सामने जो आर्ग्यूमेंट हैं वो ये हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर नहीं कर रही है, तो इससे वहां के सिटीजन्स के जो राइट हैं वो कर्टेल हो रहे हैं। ये हमारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट जाता है, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट रखा गया है वो ये है कि दिस मेक्स द इश्यू नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल इन नेचर, यानी कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है बल्कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल डायमेंशंस भी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, इस इश्यू को डिटेल में समझने से पहले, हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो जे एंड के जो है, हमें पता है जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम वहां पे थे महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके अंडर उन्होंने 26 ऑफ अक्टूबर 1947 को जे एंड के को लीगली इंडिया का पार्ट बना दिया था। और जिसके अंडर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, जो पावर्स थी जे एंड के प्रिंसली स्टेट की, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गई थी। फिर 1950-54 के बीच में आर्टिकल 370 के अंडर जे एंड के को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है जिसमें कि सेंटर और कुछ प्रोविजंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको जे एंड के पे लागू कर देता है। और इसी ऑर्डर में एक आर्टिकल 35 ए भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंडर जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको पावर दी गई कि वो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन कर सकें। ये पावर, माइंड यू, किसी और इंडियन स्टेट के पास नहीं है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई थी। और इन परमानेंट रेजिडेंट्स को जम्मू कश्मीर में स्पेशल राइट्स मिलेंगे, जैसे कि जॉब्स में, जमीन खरीदने बेचने में और एजुकेशन में। और ये भी एक क्रूशियल पॉइंट था कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था 2019 में। अब आर्टिकल 35 ए जो है ना, ये अपने आप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक फ्रॉड था। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 से अमेंड किया जाता है, यानी कि आपको अगर कोई भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको आर्टिकल 368 के अंडर जो प्रोविजन दिया गया है उसके हिसाब से करना होता है। बट ये आर्टिकल 35 ए जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया, बट इसे कभी भी पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया, यानी कि 368 का जो प्रोसीजर था वो फॉलो ही नहीं किया गया। इसको सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना, उसको बाईपास कर दिया गया। मतलब गदर चल रहा था देश में। 2019 में हमारी जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने आर्टिकल 370 को हटा दिया और जे एंड के का एक दूसरा लॉ भी पास किया, जिसका नाम था जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिससे कि जम्मू कश्मीर स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जिनमें से एक है जम्मू कश्मीर, जिसका लेजिस्लेचर है, यानी कि जहां पे इलेक्शन होके विधानसभा बनती है, और दूसरी लद्दाख, जहां का कोई लेजिस्लेचर नहीं है। अब इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन है, ये
लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज़ आर्टिकल 370 वाज़ अ टेम्परेरी प्रोविजन, इट वाज़ नॉट परमानेंट। तो 2019 में जो चेंजेस किए गए वो वैलिड हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि टाइम के साथ जम्मू एंड कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस लौटाया जाए फ्यूचर में, और वहां पे इलेक्शंस भी करवाए जाएं। तो ये था इसका ब्रीफ बैकग्राउंड। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया में स्टेट्स किस तरह से बनाए जाते हैं या फिर उन्हें मॉडिफाई किया जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमें 3 डिफरेंट प्रोसेस देता है, जिनमें से है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर। तो आर्टिकल 2 में एक प्रोसेस है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पॉलिटिकल यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। हैदराबाद हो गया, जे-एंड-के हो गया, जूनागढ़ हो गया, 500 600 समथिंग थे। तो वो सबको इंडिया में एडमिट करना है, तो उसके लिए ये प्रोविजन लागू होता है। यानी कि व्हेन अ पॉलिटिकल यूनिट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसका एक रूलर या गवर्नमेंट है, और वो डिसाइड करती है कि उसे इंडिया को ज्वाइन करना है, तो इसके अंडर प्रोसेस होता है कि वो एंटिटी जो है, वो जो पॉलिटिकल यूनिट है, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिंसली स्टेट है, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि एक फॉर्म साइन करेगा, और इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट में वो इंडिया में विलय कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 1947 में महाराजा हरि सिंह ने, जो कि उस प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और इंडिया में मिल गए थे। देखो, इसमें ना कंफ्यूजन होती है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट में, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। तो यहाँ पे की आइडिया है कि पॉलिटिकल यूनिट जो है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए, उसकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट वगैरह सब होना चाहिए, और वो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से इंडिया में शामिल होना चाहे। ओके, नाउ आर्टिकल 2 के अंदर ही दूसरा प्रोविजन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका मतलब है कि जब इंडिया कोई टेरिटरी अक्वायर करता है, या तो हमला करके, या ट्रीटी से, या फिर कोई दूसरे देश से कोई पार्ट टूट के इंडिया में आता है, या वहां के लोग डिसाइड करते हैं कि वो इंडिया में मिलना चाहते हैं, बट वो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट नहीं है, जैसे पहले प्रिंसली स्टेट्स होते थे, तो वो वाला एस्टेब्लिशमेंट के प्रोसीजर में आएगा। इसका प्रोसेस होता है कि वो टेरिटरी पहले इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बनती है अंडर इंटरनेशनल लॉ, यानी कि हम किसी पे इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, एंड देन उसको स्टेटहुड दिया जाता है पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। इसके एग्जांपल हैं गोवा, जो कि पोर्चुगीज के अंडर था, और वहां पे मिलिट्री एक्शन के बाद उसको इंडिया में मिलाया गया 1961 में। दूसरा एग्जांपल है सिक्किम का, जो पहले हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट बना, उसके बाद वहां पे रेफरेंडम हुआ, लोगों की राय जानी गई, और फिर उसको फॉर्मली इंडिया का पार्ट बना लिया गया। तो यहाँ पे की आइडिया ये है कि फॉरेन टेरिटरी जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको अक्वायर करके इंडिया का स्टेट बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 3 के अंडर आता है। अभी तक हम आर्टिकल 2 देख रहे थे, और ये सबसे कॉमन मेथड है जो पार्लियामेंट यूज करता है। इसके अंडर पार्लियामेंट को पावर है कि वो एक नया स्टेट बना सकते हैं, स्टेट्स के पार्ट्स को तोड़ के मर्ज कर सकते हैं, या दो स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, स्टेट्स की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, स्टेट्स के नेम को चेंज कर सकते हैं, और स्टेट्स का एरिया बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, और इसी आर्टिकल के अंडर जो है, इंडिया में पहले 14 स्टेट्स होते थे 1956 में, और उसको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के थ्रू बढ़ाकर आज 29 स्टेट्स हैं, यानी कि 2019 तक, जब जम्मू एंड कश्मीर बाइफरकेट हुआ। ओके, सो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जिसमें कि आर्ग्यूमेंट है, मेन आर्ग्यूमेंट है, क्या सेंटर के पास पावर है एक स्टेट को परमानेंटली यूटी बनाने में। तो पहले देखते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये पावर नहीं है, और वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो रीजंस अगेंस्ट सेंटर्स पावर टू टर्न अ स्टेट इनटू अ यूटी, कि क्यों जो सेंटर है वो एक स्टेट को यूटी नहीं बना सकता। तो पहला जो रीजन दिया गया है, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये फेडरलिज्म को और रिप्रेजेंटेटिव रूल, यानी कि आम जनता जो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करके अपने लोगों को भेजते हैं, उस रूल को, डेमोक्रेसी को ये कमजोर करता है। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट से जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जिसपे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई है, वो एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करता है और फेडरलिज्म को कमजोर करता है। इससे जो स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी रियल अथॉरिटी जो है वो कम होती है, और जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो सेंटर के पास चली जाती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। 2019 में जो चेंजेस किए गए वो इस रिप्रेजेंटेटिव रूल को
अंडरमाइन करते हैं, कमजोर करते हैं और फेडरल बैलेंस को इम्बैलेंस करते हैं। ये है पहला इसका रीजन। दूसरा, उन्होंने कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस के थ्रू भी इसको क्रिटिसाइज किया है, क्यों सेंटर एक स्टेट को परमानेंटली यूटी नहीं बना सकता। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उन वो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। क्रिटिक्स का ऐसा कहना है। और इस तरह से किसी स्टेट को यूटी बनाने में जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका रोल जो है वो कम हो जाता है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सपोर्ट किया है केशवानंद भारती केस में, जहां पे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था और कहा था कि फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सेम बात, मिलती जुलती बात एसआर बम्बई केस में भी कही गई थी, जहां पे फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस को फिर से जोर दिया गया था और सेंटर की जो आर्बिट्री पावर है उन पे लिमिट लगाई गई थी। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स जो हैं वो फेवर करती हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका फुल स्टेटहुड लौटा दिया जाए और वहां पे एक ऑटोनॉमस इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस लाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है 2023 के अपने डिसीजन में कि आर्टिकल 370 तो आपने हटा दिया, बट जेएंडके को उसका फुल स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट रिस्टोर किया जाए। तो एक तरह से कोर्ट ने भी अक्नॉलेज कर दिया है कि स्टेटहुड की प्रोलॉन्ग एब्सेंस जो है वो हमारे देश के फेडरल और डेमोक्रेटिक रीजंस के लिए अनडिजायरेबल है, और इसी बात को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। तीसरा रीजन हो सकता है जो प्रैक्टिकल या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस तरह के डिसीजन के, यानी कि सबसे पहली चीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, उसकी जवाबदेही होती है। और इस तरह से जब आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हटा देते हैं, तो वो जो अकाउंटेबिलिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जो बिल्स पास किए गए हैं उनको रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं, फाइनेंसिस पे भी उनका होल्ड है। और इस तरह से वहां के जो वोटर्स हैं ना, उनकी एबिलिटी अपने इलेक्टेड लीडर्स को जिम्मेदार ठहराने की कम हो जाती है और पॉलिसी के जो आउटकम्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो सिंबॉलिक बन चुकी है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जेएंडके की वो एक तरह से सिंबॉलिक बन गई, उसके पास कोई रियल पावर्स नहीं है, और जो असली पावर है वो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। दूसरा है पॉलिसी एंड लीगल अनसर्टेनिटी। अब एलजी साहब जो हैं, अगर वो बार-बार ऑर्डिनेंसेस लेके आते हैं या बार-बार वहां के पास किए हुए बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते हैं, तो इससे वहां पे इंस्टेबिलिटी आने का खतरा है, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। यानी कि लॉज डिले हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्ट्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव एक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन ना लेके एग्जीक्यूटिव यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, और इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो डिस्करेज होती है और लोकल ओनरशिप यानी कि वहां के लोगों का होल्ड वहां की सरकार पे कम होता है। ओके, नेक्स्ट जो है, जो पॉइंट दिया जाता है वो है इरोजन ऑफ फेडरल फॉर्म एंड स्टेट इंटरेस्ट। तो स्टेट एक्सरसाइजेज इन्फ्लुएंस एट यूनियन लेवल वाया देयर इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि एक स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो वहां से यूनियन गवर्नमेंट के साथ बार्गेन कर सकती है, अपने डिसीजंस बता सकती है, अपनी प्रॉब्लम बता सकती है। बट अगर आप किसी स्टेट को यूटी बना दोगे, तो वहां पे सीधा सेंटर का ही रूल हो जाएगा, तो उससे वहां की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, और इस तरह से लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव पावर है वो भी कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिक्स कहते हैं कि इस तरह से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी आवाज नेशनल डिसीजन मेकिंग में कमजोर होती जा रही है। एक और चीज जो है जो क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं वो कहते हैं कि अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई स्टेट को परमानेंटली यूटी बना दिया गया हो। अगर यूटीज थी भी बड़ी टेरिटरीज तो उनको स्टेटहुड दे दिया गया, जैसे कि गोवा, हिमाचल प्रदेश। बट अभी ये जो डिसीजन लिया है ये नॉर्मलाइज कर देगा कि इस तरह लॉन्ग टर्म में किसी स्टेट पे सेंट्रल पावर का होल्ड होना, उसको यूटी बनाकर। अब इसके बाद क्रिटिक्स जो है वो कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं कि क्यों सेंटर किसी स्टेट को परमानेंट यूटी नहीं बना सकता। तो वो कहते हैं कि केशवानंद भारती और बाद के केसेस में फेडरल फीचर्स हमारे जो हैं उनको कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डिक्लेयर किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर किया गया है। एसआर बम्बई केस में भी स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया गया है आर्बिट्रेरी यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल
यानी कि आर्टिकल 356। अब इन्हीं जजमेंट्स को इन्वोक करके इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो 2023 का जो डिसीजन था उसमें एक्सप्लिसिटली कहा है कि स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाए। अभी ये तो थे आर्ग्यूमेंट्स के क्यों सेंटर किसी स्टेट को परमानेंटली यूटी नहीं बना सकता। बट अब हम क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और न्यूज़पेपर में तो चलो आर्टिकल लिखना था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया, उनका जो भी इंटरेस्ट था उस हिसाब से। बट हमको एज फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है, तो हमें रीजंस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है इसको सपोर्ट करने वाले रीजंस भी हमको पता होने चाहिए और हमको अपना आंसर बैलेंस करके लिखना है। तो क्या रीजंस हैं जो सपोर्ट करते हैं सेंटर की इस डिसीजन को? ओके, तो सबसे पहला जो रीजन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, पहला ही आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन नहीं कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया था कि जो वर्ड यूनियन है इसको जानबूझ के हमने चूज किया है फेडरेशन की जगह। और उन्होंने बताया ऐसा हमने क्यों किया है, ये शो करने के लिए कि इंडिया का जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। यहाँ पे स्टेट्स के पास कोई अधिकार नहीं है अलग होने का यूनियन से। और यूनियन जो है वही एक सोर्स है जिसके थ्रू स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ना कि स्टेट्स की वजह से यूनियन एग्जिस्ट करता है जैसा कि यूएसए में होता है। सेकंड रीजन जो है वो है आर्टिकल 3, जिसकी वर्डिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि आर्टिकल 3 ए कहता है कि पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, जैसा मैंने पहले बताया आपको, पार्ट्स ऑफ स्टेट और ये सब। इसी तरह आर्टिकल 3 सी कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, इवन उसका नाम तक चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि पार्लियामेंट के पास टोटल पावर है कि वो एक स्टेट को छोटा करे, बड़ा करे, उसकी बाउंड्री को कम ज्यादा करे, नाम चेंज करे। यानी कि अगर वो चाहे तो इस पावर के अंडर कि डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट के अंडर उसके एरिया को रिड्यूस करके जीरो भी कर सकता है। यानी कि स्टेट विल स्टॉप एग्जिस्टिंग और वो टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बन जाएगी। ओके, आर्टिकल 1(3) के अंडर। 10 जम्मू कश्मीर जो रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का, वो इसी आर्टिकल 3 के अंडर एक एक्सरसाइज था। अब अगर हम यूएसए से भी कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो फेडरेशन है वहां पे अलग अलग स्टेट्स ने साथ आके एग्रीमेंट किया था कि हम एक देश बनाएंगे। इसलिए यूएसए में जो स्टेट्स हैं वो एक डिग्री ऑफ सॉवरेनिटी, एक इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं। वहां पे उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ऑटोनॉमस है। इंडिया में इसका उल्टा है, यहाँ पे स्टेट्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है और वो एग्जिस्ट करते हैं ओनली बिकॉज पार्लियामेंट उनको रिकॉग्नाइज करता है। देयरफॉर इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। यानी कि सेंटर क्रिएट्स एंड रिऑर्गेनाइजेस स्टेट्स, जबकि यूएसए का जो फेडरलिज्म है वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। ओके, तो इंडिया में गवर्नेंस की ईज के लिए स्टेट्स को बनाया गया है और यूएसए में स्टेट्स ने साथ आके सेंटर को बनाया है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में हम क्या देख सकते हैं कि स्टेट्स को कोई इनहेरेंट राइट नहीं है एग्जिस्ट करने का। उनकी बाउंड्रीज, नाम, इवन स्टेटस सब पार्लियामेंट के कंट्रोल में है। और यूनियन को बहुत ज्यादा पावर है स्टेट्स के ऊपर कंपेयर टू यूएस फेडरल गवर्नमेंट, जैसा कि हमने अभी देखा। इसलिए किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट इसको फिर भी डिफेंड किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंडर। अब हम अगर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था 1962 का, उसमें कहा था कि इंडियन स्टेट्स आर नॉट सोवरन यूनिट्स। इंडिया में पीपल आर सोवरन, कंट्री इज सोवरन, बट स्टेट्स जो हैं वो यूएसए की तरह सोवरन यूनिट्स नहीं है। उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट के पास एक छत्र राज है कि वो उनके साथ उनकी बाउंड्री, उनका नाम, उनका एरिया कुछ भी चेंज कर सकता है। और इस केस ने फर्मली रिजेक्ट कर दिया था यूएस स्टाइल आइडिया ऑफ ड्यूअल सोवरेनिटी, यानी कि देश भी सोवरन है, स्टेट भी सोवरन है, ऐसा इंडिया में नहीं होगा। क्या मतलब हुआ कि इंडिया का जो यूनियन है उसके पास एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी है स्टेट्स के ऊपर। अब हम आर्टिकल 13 सी को दोबारा से देखें तो यूनियन टेरिटरीज भी जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है और वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो ये कहे कि एक स्टेट अगर एक बार बन गया है तो वो यूटी नहीं बन सकता।
और क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी टेरिटरी ऑफ इंडिया हैं और स्टेट्स भी टेरिटरी ऑफ इंडिया हैं, तो पार्लियामेंट के पास पावर है टू रीऑर्गेनाइज दीज टेरिटरीज बिटवीन दीज टू टेरिटरीज, यानी कि स्टेट को यूटी बना सकते हैं और यूटी को स्टेट बना सकते हैं। कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जो इसको रोकता हो। अब हम आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल के हिसाब से भी देखें, तो जब कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर होता है, तो वहां पे यूनियन के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इसको बार-बार अलग-अलग जजमेंट्स में अपहेल्ड रख किया गया है। अगर स्टेट की ऑटोनॉमी का टेम्परेरी सस्पेंशन अलाउड है, देन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस लॉन्ग टर्म यूनियन कंट्रोल भी उसके ऊपर जस्टिफाई किया जा सकता है। अब अगर हम प्रैक्टिस और प्रेसिडेंट्स में भी देखें, तो पहले भी स्टेट्स को यूटी कन्वर्शंस किए गए हैं। जैसे कि दिल्ली पहले स्टेट होता था, पार्ट सी स्टेट, फिर उसको यूटी में कन्वर्ट किया गया 1956 के अंडर स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। हिमाचल प्रदेश पहले स्टेट होता था, फिर 1956 में उसको यूटी बनाया गया और दोबारा से उसको 1971 में स्टेटहुड दे दिया गया। गोवा भी पहले एक यूटी था, अपना स्टेटहुड मिलने से पहले। तो पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट्स हैं कि वो स्टेट्स को यूटी और यूटी को स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकता है। जे-एंड-के कोई यूनिक एग्जांपल नहीं है। सिमिलरली जे-एंड-के का जो 2019 का जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था और उसको जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था 2023 में, तो वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको अपहेल्ड किया था, इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि पार्लियामेंट की पावर जो है, जो डाउनग्रेड जिसने डाउनग्रेड किया जे-एंड-के को स्टेट से 2 यूटीज में, ये एक्सेप्टेबल है। बस सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऐड कर दी कि फ्यूचर में स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाए और यहाँ पे इलेक्शन करवा दिए जाए। ओके, बट उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। उसके अलावा सेंटर के पास कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि जे-एंड-के की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न। जे-एंड-के एक बॉर्डर सेंसिटिव रीजन है, जहां पे हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट होते आए हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी प्रॉब्लम रही है, सेपरेटिज्म और इंसर्जेंसी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहां पे। तो इसको एक यूटी में कन्वर्ट करने से यूनियन गवर्नमेंट ने इंश्योर कर दिया है कि अब उनका डायरेक्ट कंट्रोल होगा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पुलिसिंग के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर। और ऐसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आर्टिकल 355 में कहता है कि सेंटर की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो यूटी का जो स्टेटस दिया गया है जे-एंड-के को, वो इस कंट्रोल को स्ट्रेंथन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और केसेस में भी इसको एंडोर्स किया गया है, जैसे बाबूलाल पराठे केस था 1960 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर आर्टिकल 3 के अंडर है, वो वाइड है एंड इट्स नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन मेरिट्स। मंगल सिंह केस 1967 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि पार्लियामेंट की ये जो आर्टिकल 3 के अंदर अथॉरिटी है ना, ये प्लेनरी है। प्लेनरी मींस इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और ये एब्सोल्यूट है। ओके, सो इट कैन ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज एंड स्टेटस। सेम जे-एंड केस में भी कहा गया। नाउ एक और रीजन हो सकता है कि हमारा फेडरलिज्म यूएसए की तरह एब्सोल्यूट नहीं है और इमरजेंसीज के टाइम में वो उसको यूनिटरी में बदल दिया जाता है। ओके, तो 352, 356, 360 में इंडिया बिकम्स मोर यूनिटरी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही एक्सेप्ट करता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में यूनियन जो है वो ओवरराइड कर सकता है फेडरल बैलेंस को। तो जे-एंड-के की सिचुएशन को भी इसी तरह ट्रीट किया गया। उसके अलावा यूटी स्टेटस ने सेंटर को अलाउ किया है कि वो यूनिफॉर्म पॉलिसीज वहां पे इंप्लीमेंट कर सकें, सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन कर सकें और डेवलपमेंटल स्कीम्स को डायरेक्टली वहां पे एग्जीक्यूट कर सकें। सेंटर का ये भी आर्गुमेंट है कि इससे वहां की जो गवर्नेंस है वो सुधरेगी और सिटीजन्स जो हैं वो नेशनल मेन स्ट्रीम के पास आएंगे, क्योंकि अभी तक उनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रखा गया था। तो स्ट्रॉन्गर यूनियन कंट्रोल जो है उसको इस तरह से दिखाया जाएगा या इस तरह से देखा जा सकता है कि इससे वहां पे स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट जो है वो पहले के मुकाबले स्ट्रांग होंगी और जब वो स्ट्रांग हो जाएंगी तो वहां का स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब इस पे आपके प्रीलिम्स में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो, प्रीलिम्स में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे हम। हम ये फैक्चुअल पे नहीं जाएँगे कि हाँ 370 में क्या हुआ, ये हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टॉपिक 370 थोड़ा पुराना हो चुका है। ओके, सो आर्टिकल 3 पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? व्हिच ऑफ द ये प्रीलिम्स क्वेश्चन देख रहे हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 3 of the Constitution? So Parliament can form a new state or alter the boundaries of existing state. So this is correct. The president must refer the bill to the concerned state legislature for its views. यहां तक तो ठीक है, प्रेसिडेंट को भेजना होता है। And its consent is mandatory. No.
प्रेसिडेंट उसका जो कंसेंट है, अगर वो जवाब भी नहीं देगा ना, तो भी मूव फॉरवर्ड किया जा सकता है ऐसे बिल के थ्रू, तो ये गलत है। पार्लियामेंट हैज़ प्लेनरी पावर इन मैटर्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये हमने देखा अभी-अभी, सही है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि 1 एंड 3, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू जे-एंड-के। इसमें आपको 4 इवेंट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं और इनको कहा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है जिसमें आपसे 4-5 स्टेटमेंट दी थी, एयर इंडिया कब नेशनलाइज हुई, एसबीआई का गठन कब हुआ, और उनको हमको अरेंज करना था, गोवा कब इंक्लूड हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1947 में जे-एंड-के का एक्सेशन हुआ, 1950 में 370 अडॉप्ट किया गया, 1954 में 35 ए का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, जो कि कभी भी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया गया, उसको ऐड किया गया, 2019 में इसको एब्रोगेट कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 35 ए पे। तो इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट आर्टिकल 35 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट वाज इंसर्टेड बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954 अंडर आर्टिकल 370, so yes, this is correct. It was passed by both houses of parliament under article 368, no, it was not passed, it was a scam on the constitution. And third, it gave the J&K legislature power to define permanent residence, yes. तो इसका आंसर है आपका बी, 1 एंड 3। Now question 4. Which of the following differentiates India from USA in terms of federal structure? Important question है. So यहाँ पे होगा कि इन इंडिया स्टेट्स हैव नो राइट टू secede. ओके, गुड, अलग नहीं हो सकते स्टेट्स। यूएसए स्टेट्स हैड ओरिजिनल सोवरेनिटी, यस, ये सही है। इन इंडिया पार्लियामेंट हैज प्लेनरी पावर, हमने देखा अभी कि यस, पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की। इन यूएसए कांग्रेस कैन नॉट यूनिलेटरली ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज, सो दैट्स ट्रू, यूएसए में ऐसी पावर नहीं है। इन इंडिया यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर नॉट, यहां तक ठीक है, यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है बट स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इन यूएसए स्टेट्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल बट द यूनियन इज नॉट। यूएसए को हम कहते हैं, इंडिया को हम कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, जबकि यूएसए को कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ओके, सो इसमें थोड़ी गलती हो गई है, यूनियन इज नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल ये नहीं होगा, ये थोड़ा गलत हो गया मुझसे। सो इसका आंसर 1, 2 एंड 3। अब हम देखते हैं मेंस टाइप यहां से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इस टॉपिक में से। ओके, पहला है, डिस्कस द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स प्लेनरी पावर अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज इट इंपैक्ट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? तो मैं यहाँ अप्रोच बताऊंगा, आपको लिख के खुद देखना है। तो इंट्रो में हम बिगिन करेंगे कुछ इस तरह से कि अनलाइक मोस्ट फेडरेशन वेयर स्टेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनियन, इन इंडिया यूनियन क्रिएट्स द स्टेट, या यहाँ पे आप यूएसए से कंपेयर करके भी लिख सकते हो। ओके, देन आप आर्टिकल 3 को इंट्रोड्यूस करोगे, और यहाँ पे और आप आर्टिकल 3 को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, और यहाँ पे इसके आपको प्रोविजंस थोड़े से लिख देने हैं अपनी लैंग्वेज में। अब बॉडी में पहले आप डिफाइन करोगे नेचर ऑफ पावर कि ये प्लेनरी है, वाइड रेंजिंग है, और इसको बार-बार जुडिशियली अपहेल्ड किया गया है इन केसेस में। फिर आप बताओगे कि एक स्टेट की ओपिनियन ली जाती है जब भी किसी स्टेट का एरिया वगैरह चेंज करना होता है, उसकी बाउंड्री ऑल्टर करनी होती है, बट ये बाइंडिंग नहीं होती, जिससे कि रिफ्लेक्ट होता है कि सेंट्रल जो है वो सुप्रीम है। फिर आप प्रैक्टिकल यूसेज की बात करोगे कि किस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए थे 1956 में, कैसे छोटे स्टेट्स जो हैं वो गवर्नेंस के लिए बेटर होते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड को बनाया गया 2000 में, और तेलंगाना को 2014 में। फिर आप कहेंगे कि किस तरह से ये एक टूल है टू अकोमोडेट रीजनल एस्पिरेशंस एंड प्रिवेंट अनरेस्ट। फिर आप एक थोड़ा-सा इसका ये बताएँगे कि फेडरलिज्म में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में बताएँगे कि यूनिटी एन्श्योर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड्स को रिस्पॉन्ड करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको एन्श्योर करता है, और जो अलग होने की टेंडेंसी होती है उसको प्रिवेंट करता है। नेगेटिव में आप बताएँगे कि ये फेडरल स्पिरिट को कमज़ोर करता है, स्टेट्स जो हैं वो पावरलेस फील कर सकते हैं जब इस तरह के डिसीजन उन पे इम्पोज़ किए जाते हैं। और कंक्लूड आप करेंगे कि थस आर्टिकल 3 exemplifies इंडियाज़ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड इस तरह से। ओके, क्वेश्चन 2 है कि क्रिटिकली एग्जामिन स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इन शेपिंग इंडियाज फेडरल पॉलिटी। तो अगेन अप्रोच बता रहा हूँ, इंट्रो में आप लिखेंगे कि एक स्टोरी टच की तरह कि पोटी श्रीरामालू थे, उनकी डेथ से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किस तरह 56 डे फास्ट के बाद, जो कि वो एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने के लिए कर रहे थे, पूरे देश को शॉक किया और गवर्नमेंट को फोर्स किया टू अपना जो लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन पे जो स्टैंड था कि लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग स्टेट्स नहीं होने चाहिए, उसको रीथिंक करने पे। और फिर आप मेंशन करेंगे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को, जो इस मूवमेंट का आउटकम था। अब इसकी बॉडी में आप थोड़ा बैकग्राउंड देंगे कि धर कमीशन था 1948 में, जेवीपी कमेटी थी 1949 में, और उन्होंने किस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स को अपोज किया था। बट पॉपुलर मूवमेंट्स, जैसा कि ऊपर बताया गया,
उन्होंने प्रूव किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं वो बनने चाहिए। फिर 1956 में ये एक्ट आया और इसमें 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ बनाए गए लार्जली ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। और इसने जो 1947 में कैटेगराइजेशन की गई थी स्टेट्स की एबीसीडी स्टेट्स में, उसको अबॉलिश कर दिया। फिर आप बताएंगे कि इसका फेडरलिज्म पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो पॉजिटिव में डेमोक्रेटिक अकोमोडेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस, यानी कि जो एस्पिरेशन कि हमारी लैंग्वेज का अलग स्टेट होना चाहिए, उसको अकोमोडेट किया गया। और जो इंडिया से एलियनेशन की, यानी कि एक परायेपन की जो भावना थी वो कम हुई। नेगेटिव इसमें क्या हुआ कि इसने फ्लड गेट्स खोल दिए ऐसी फ्यूचर स्टेटहुड डिमांड्स की, और रीजनलिज्म को डीप कर दिया उसको, कि अब लोग कहते हैं कि हाँ, हमारा इस बेसिस पे स्टेट बनाओ, हमारा इस बेसिस पे स्टेट बनाओ। तो ये चीज जो है ये स्ट्रेंथन हुई। इसके बाद इसकी लॉन्ग टर्म, हाँ, बट इसने स्ट्रेंथन किया आइडिया ऑफ इंडिया बाय टर्निंग डाइवर्सिटी इनटू स्ट्रेंथ। अब लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या हुई थी कि बाद में भी मूवमेंट आए छोटे स्टेट्स को बनाने के लिए, 2000-2014 में उत्तराखंड वगैरह हमने देखा। और इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि स्टेटहुड कुड बी अचीव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स। अब कंक्लूजन में आप लिखोगे कि ये एक्ट किस तरह से सिर्फ बाउंड्रीज को रीड्रॉ नहीं किया गया था, बल्कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था जिसने सीमेंट किया इंडिया के फेडरलिज्म की फाउंडेशन को। ओके, और किस तरह से ये फ्लेक्सिबल था, अकोमोडेटिव, येट सेंटर्ड ऑन यूनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है इसी पे आपका, कि इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल, ये आपकी लक्ष्मीकांत में भी है, विद अ यूनिटरी बायस, डिस्कस इन रेफरेंस टू पार्लियामेंट्स पावर ओवर स्टेट्स। तो यहाँ पे सिंपल सा है, रट्टा मार लो, केसी वेहरे की स्टेटमेंट है ये जिससे क्वेश्चन बना है, और आप उस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि उन्होंने कहा था। फिर आप मेंशन करोगे कि इस तरह से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहती थी, क्योंकि पार्टीशन हुआ था देश का, और सेशनिस्ट फियर थे कि और भी किसी रीजन से लोग अलग होने की बात कर सकते हैं, और यूनिटी की जरूरत थी। फिर आप बॉडी में बताएंगे कि पार्लियामेंट की पावर स्टेट के ऊपर क्या-क्या है। तो आर्टिकल 3 जो हमने डिस्कस किया उसको आप मेंशन करेंगे, यूनियन लिस्ट की डोमिनेंस को मेंशन करेंगे, रेसिड्यूअरी पावर्स जो 248 के अंडर है उनको मेंशन करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन करेंगे, और गवर्नर एज अ यूनियंस एजेंट आप मेंशन करेंगे। फिर आप बताएंगे कि यूनिटरी टिल्ट क्यों है, तो इसमें आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पार्टीशन और प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन आप मेंशन करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐड करेंगे, और स्मूथ इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि यूनिटरी टिल्ट अगर यूनिटरी होगा, यानी कि सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाएगा, तो पूरे देश की इकोनॉमिक प्लानिंग जो है स्मूथली होगी, जैसा 5 ईयर प्लान्स में अब नीति आयोग के अंडर होता है। और नेशनल प्रोग्राम्स क्रिएट किए जा सकते हैं जो कि पूरे देश में इंप्लीमेंट हो सकते हैं यूनिफॉर्मली। अब आप कुछ एक काउंटर बैलेंसिंग फीचर्स भी देंगे कि हम किस तरह पूरी तरह यूनिटरी नहीं है, तो वहां पे आप जो लोकल गवर्नेंस वाले अमेंडमेंट्स हैं 73rd एंड 74th, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, आप बताएंगे कि किस तरह उन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। आप फाइनेंस कमीशन को भी मेंशन करेंगे कि वो किस तरह से फेयर फिस्कल फेडरलिज्म को इंश्योर करता है, और जुडिशरी के जो कुछ एक्ट्स हैं वो भी आप मेंशन करेंगे किस तरह वो स्टेट ऑटोनॉमी को सेफ करते हैं। फिर आप कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देंगे, जिसमें कि जीएसटी काउंसिल का जो अभी रिसेंट 101 अमेंडमेंट थी आई थिंक, उसको भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल की तरह प्रेजेंट करेंगे। और फिर आप किस तरह से फार्म लॉज का जो है वो भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि किस तरह कुछ टेंशन अभी भी रहती है। और फिर इसको आप एंड करेंगे, इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट फ्रोजन, इट ब्रीथ्स एंड अडेप्ट्स, कि किस तरह से ये अडेप्ट करता रहता है चेंजिंग सिचुएशंस के थ्रू। सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, बट इन प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो एक ऐसा गोंद है जो पूरी यूनियन को एक साथ होल्ड करके रखता है। तो ये था आपका आर्टिकल। ओके, वीडियो अच्छा लगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।